जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत विषय हमारा आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा। आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा के अंतर्गत आज हम देखेंगे पठन सामग्री 4। पठन सामग्री 4 में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय को जानेंगे कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या होता है। इसके पहले हम राष्ट्र राज्य इत्यादि को हम पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, तो आत्मनिर्णय अर्थात स्वयं का निर्णय राष्ट्रीय कहा गया है। तो इसमें उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनकी एक विचारधारा है ना, जो नियम के तहत हो, संवैधानिक हो और हिंसक प्रवृत्ति न हो, इस प्रकार का राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। और इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया गया अलग राष्ट्र व अपना शासन। अब थोड़ा सा देखने का समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, अलग अपना शासन और अलग राष्ट्र। ठीक उसी प्रकार हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक में था। तो छत्तीसगढ़ की उपेक्षा, जितने भी मतलब मध्य प्रदेश में जो सरकारें थी वो छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रहे थे। मतलब छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के जो विकास कार्य हो रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, है ना। इसलिए छत्तीसगढ़ के निवासियों ने एक स्वर में, छत्तीसगढ़ में जितने भी क्षेत्र के आते हैं वे लोग एक स्वर में बोले कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, अलग राज्य का दर्जा दे दी जाए। इस पर वर्षों पहले आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन चलते एक दिन सन 2000 में एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया और यहाँ एक अलग सरकार बनी। तो यहाँ पर विकास कार्य होने लगे, सरकार अनेक मुद्दों पर कार्य करने लगी। इस प्रकार से एक कहा जाए तो अपना शासन, एक अलग राज्य, एक अलग राष्ट्र, अपना शासन। तो ठीक उसी प्रकार हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। ये जो है वो बास्क है। बास्क एक देश कहें तो सही नहीं होगा, क्योंकि बास्क है वह स्पेन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ के जो निवासी हैं, बास्क के निवासी हैं, वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और स्पेन से अलग होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बास्कवासी का कहना है कि हमें एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति स्पेन की संस्कृति से अलग है, हमारी जो भाषा है स्पेन की भाषा से अलग है और स्पेनी भाषा को हमारे जो लोग हैं वह एक तिहाई समझ पाते हैं। इस प्रकार का उनका कहना है। और ये बास्कवासी ये भी कहते हैं कि जो स्पेन का भौगोलिक संरचना है वह बास्क की भौगोलिक संरचना से भिन्न है, इसलिए इसे अलग राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए ताकि अपना शासन हो, है ना, अपना सरकार बने वहाँ। और जो यहाँ पर उपेक्षा की जा रही है, अनेक विकास कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहा है। तो अलग राष्ट्र बनेगा तो इनका अपना विकास होगा। ऐसा ये लोग वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। इन आंदोलन करने का कारण यही है कि स्वयं का विकास और स्वयं का अपना शासन, इस प्रकार से इनका कहना है। लेकिन स्पेन के जितने भी मतलब राजा हुए, पूर्ववर्ती राजा हुए, उनका कहना है कि नहीं, हम बास्क को हमारे देश से अलग नहीं कर सकते। उनका कहना है कि हमारी क्या बोलते हैं भाषा को ये लोग समझते हैं। ठीक है, भाषा को समझते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से उनका कहना है, इसलिए हम इसे स्वतंत्र राष्ट्र की दर्जा नहीं दे सकते। इसलिए ये जो स्पेन के जो शासक थे वो यहाँ पर क्या कर दिए, अपना सैनिक भेज दिए। ठीक है, सैनिक भेज दिए और सैनिकों के माध्यम से इन पर इनकी जो दमन कर, इनकी जो नीति थे, इनकी जो योजना थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, उन पर पाबंदियां लगा दी। वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था फ्रैंको ने यहाँ तक कह दिया, कि ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में स्थानीय भाषा नहीं बोलेंगे। ठीक है,
स्थानीय भाषा नहीं बोलेंगे, न अपने घर में बोल सकते हैं, न घर के बाहर बोल सकते हैं, इस प्रकार की पाबंदियां लगा दी। लेकिन हाल में ये पाबंदियां छूट गई है। तो इन जो बास्कवासी है इनका कहना है कि हमें स्वतंत्र राष्ट्र दे दिया जाए, लेकिन स्पेन के जो सत्ताधारी लोग हैं वो कहते हैं कि कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए बास्कवासियों को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, इस प्रकार से उनका कहना है। लेकिन ये जो बास्कवासी चाहते हैं कि इनका एक अलग राज्य हो, अलग देश हो, ताकि वह स्वतंत्र रूप से वहाँ पर अनेक प्रकार की योजनाएं, विकास, अनेक प्रकार के और विकास कार्यों को संचालित कर सके, इस प्रकार से बास्कवासियों का कहना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो बास्कवासी है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अनुरूप कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, ये तो कुछ लोग ये जो बास्कवासी है वह कुछ काम तो संवैधानिक रूप से स्पेन से मांग कर रहे हैं कि अलग हमारा राज्य हो, और कुछ प्रदर्शनकारी हैं जो उपद्रवी है ना, ज़्यादा मतलब वो हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, उपद्रवी ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो बास्कवासी है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग कर रहे हैं, और इस मांग का मुख्य कारण यह है कि उनका एक स्वतंत्र राष्ट्र हो, उनका एक अपनी भाषा हो, उनका एक अपना संस्कृति हो, साथ ही साथ उनके लोगों का विकास हो, इस प्रकार से इनका कहना है। लेकिन स्पेन चाहता है कि वो हमारे देश से मिलकर रहे, है ना। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्कवासी है ना अपना स्वतंत्र देश की मांग कर चुके हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र देश की मांग कर चुके हैं। इसलिए यह जो दबाव है ना बढ़ता जा रहा है। पता नहीं ये कब स्वतंत्र देश होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आंदोलन और प्रदर्शनकारी हैं जो स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं, तो हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आत्मनिर्णय अर्थात कह सकते हैं कि अपना शासन है, अपना राष्ट्र, इस प्रकार की मांग छत्तीसगढ़ ने की, और आज छत्तीसगढ़ प्रत्येक दृष्टि से फल फूल रहा है। क्योंकि इसके पहले जितनी भी जो सरकारें थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिला था, तो उस समय छत्तीसगढ़ की बहुत सारी उपेक्षाएं की, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के कोयलाएं हैं, अनेक प्रकार की लोहे यहाँ से उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार की सामग्रियाँ यहाँ से कहा जाता है किसी दूसरे देश में जाता है, और यही की उपेक्षा करना गलत बात है। ठीक उसी प्रकार ये जो बास्कवासी है वहाँ ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग, तो कौन कर रहा है? बास्कवासी। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग की तीव्रता बढ़ती गई, और बहुत से ऐसे जो देश थे, कहा जाए देश थे, वह मतलब किसी दूसरे देश से जुड़े थे, वह अलग होना चाहते थे। तो इस प्रकार एक और यहाँ पर आया कि एक संस्कृति एक राज्य। देखते हैं, एक संस्कृति एक राज्य। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से यह मांग उठी कि एक संस्कृति एक राज्य हो। तो अब मान लीजिए एक देश में अनेक प्रकार की संस्कृति थी, तो उसके आधार पर क्या किया गया? एक संस्कृति एक राज्य बनाने की मांग उठी, और बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर एक संस्कृति एक राज्य की मांग उठी, और इस मांग को पूरा भी किया गया। लेकिन समस्या ये आई कि एक संस्कृति एक राज्य के अंतर्गत, क्योंकि उस संस्कृति के लोग किसी दूसरे क्षेत्र में थे या दूसरे राज्य में थे, वहां से यहाँ आने में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, और सांप्रदायिक हिंसा का भी सामना करना पड़ा। इस कारण मानव जाति को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, अर्थात मानव जाति का कहा जाए तो अधिक से अधिक संख्या में एक प्रकार से उस पर जुल्म हुआ, और वे लोग घर से बेघर हो गए, है ना, और उनकी सीमाओं का भी आवंटन हुआ कि उस राज्य की सीमा या उस देश की सीमा कहाँ से कहाँ तक हो। और वर्साई की संधि में भी यह मतलब बात स्पष्ट सामने होकर आई, सामने निकल करके आई कि एक संस्कृति एक राज्य हो। तो इस पर
भी जोर दिया गया और कहा गया कि संस्कृति के आधार पर देशों का बंटवारा हो, लेकिन ये कुछ हद तक सही हुआ, कुछ हद तक सही नहीं हो पाया और मानव जाति की संस्कृति के आधार पर इनका बंटवारा हुआ। अगर हम वही भारत और पाकिस्तान की बात करें, जब सन 1947 के आसपास भारत देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने, तो यहाँ के जितने भी मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के मुसलमान हिंदू थे वो भारत आ गए। ठीक है, पाकिस्तान के जो हिंदू थे वो भारत आ गए। तो आने जाने में बहुत सारे सांप्रदायिक झगड़े हुए, है ना, लड़ाई हुई, इसमें बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत से लोग अनाथ हो गए, यानी कि भारी कीमत हमारे देश और पाकिस्तान के लोगों को चुकानी पड़ी। उसके बावजूद भी बहुत सारे मुसलमान भारत देश में निवास कर रहे हैं और कुछ लोग, कुछ हिंदू पाकिस्तान में निवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न हुई। तो इसका मुख्य कारण यही है कि संस्कृति, यहाँ पर कहा गया एक संस्कृति एक राज्य है, तो हिंदुओं की संस्कृति अलग है, मुसलमानों की संस्कृति अलग है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य थे, है ना, जिसमें विभिन्न धर्म के लोग निवास करते थे। ठीक है, तो वो लोग वहाँ अपनी संस्कृति में जाकर के मिलना नहीं चाहते थे, तो वो लोग अल्पसंख्यक बनकर रह गए। ठीक है, जैसे भारत हिंदुस्तान कहा जाता है, अर्थात हिंदुओं का स्थान कहा जाता है, तो जो मुस्लिम थे, सिख थे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो ईसाई थे वो अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ रह गए। भारत की बात करना है ना, तो अल्पसंख्यक के रूप में भारत में रह गए। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे देश थे जहाँ पर जो लोग अपने घर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, अपनी संस्कृति में नहीं जाना चाह रहे थे, वो लोग वहाँ रह गए और वह अल्पसंख्यक बनकर ही रह गए। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग से तो दूसरी तरफ हानि हुई और एक तरफ फायदा भी हुआ। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। आइए चलते हैं राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। तो इसके बारे में जानते हैं। जब एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक मुद्दों पर संघर्ष कर रहे थे, तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने घोषणा किया कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता हो। इस पर उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता हो। जो देश अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, वह स्वतंत्र देश संस्कृति के आधार पर, उसकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर या उनकी भाषा के आधार पर वह स्वतंत्र है। इस प्रकार से राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने यह घोषणा की और इन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि जो देश, है ना, अलग होना चाहते हैं वह अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी संस्कृति, उनकी पहचान, उसकी भाषा, ये सब अलग होनी चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने कहा। लेकिन ये तो बात सही है, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, अन्य परिस्थिति के आधार पर वो अलग हो तो सकते हैं, लेकिन समस्याएं ये थी कि उस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उस संस्कृति के लोग निवास करते थे। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह बन करके आई कि वह अपने घर को छोड़े, कि वह अपनी संस्कृति को त्याग करके वह किसी दूसरे राष्ट्र में शामिल हो जाए। वहाँ पर भी मतलब अपनी जमीन की व्यवस्था करना मुश्किल होता। इसलिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। तो एक समस्या और उत्पन्न हुई कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय करना सही है कि उस देश में जितने भी मतलब लोग हैं, विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, उनको आपस में किस प्रकार समता मूलक समाज की स्थापना की जाए, है ना, इस पर जोर दिया गया। और जैसे कि भारत एक देश है जहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, इन सब की संस्कृति अलग अलग है, इन सब की भाषाएं भी अलग अलग है। इन सारे लोगों को एक सूत्र में या समता मूलक समाज की स्थापना कैसे की जाए, इस पर जोर देने की बात है, इस पर जोर देने की जरूरत है। तब हमारा देश एकता के सूत्र में बन सकता है और आपसी भाईचारा स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, तो ऐसी योजनाओं का पुनर्निर्माण किया गया जिनसे वह देश उस देश से अलग ना हो जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग कर रहे हैं, है ना।
इस समस्याओं का धीरे धीरे अंत भी होने लगा और कुछ समस्याएं उभर कर सामने भी आई जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय को बल दे रहा था ताकि वह स्वतंत्र राष्ट्र बन सके। तो इस पर बहुत से आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी ने अपनी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अंतर्गत एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की, स्वतंत्र राज्य की मांग की, जहां पर अपना खुद का शासन हो, खुद का अपना प्रभुत्व हो। इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग की। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग करना सही है या नहीं, है ना। इस प्रश्न का उत्तर हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसको किस प्रकार से समझते हैं, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग करना सही है या गलत है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो आप मुझे फोन करके भी बता सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए चलते हैं राष्ट्रवाद और बहुलवाद। तो राष्ट्रवाद के बारे में पता ही है ना, कि एक ऐसी विचारधारा जो अपनत्व स्थापित करता है या आपस में एक सूत्र में बांधता है और हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, इन सब पर आधारित होता है राष्ट्रवाद। बहुलवाद का तात्पर्य है कि बहुलवाद के अंतर्गत विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है। तो सबको साथ में लेकर के चलना, एक विचारधारा हो, है ना, यह कहलाता है बहुलवाद। और किसी की संस्कृति की उपेक्षा न करना, किसी की धर्म के प्रति उपेक्षा न करना और अल्पसंख्यक लोगों की बातों, अल्पसंख्यक लोगों की संस्कृति, उनकी व्यवहार इत्यादि की स्वतंत्रता देना, ये कहलाता है बहुलवाद। ये हो गया राष्ट्रवाद और बहुलवाद। अब थोड़ा पढ़ते हैं। एक संस्कृति, एक राज्य की विचार को त्यागते ही यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे तरीकों के बारे में सोचा जाए जिनसे विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सके। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक राज्य एक संस्कृति जो विदेशों में उठी थी और वर्साय की संधि में उभर कर सामने आई थी, एक संस्कृति एक राज्य, तो उसको त्यागते ही अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकेंगे। अब देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध, है ना, इन सब की संस्कृति अलग अलग है ना। अगर एक संस्कृति एक राज्य कर देंगे तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग राज्य बढ़ जाएंगे, है ना। और यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से अपनी जमीन को छोड़कर दूसरे स्थान जाना पड़ेगा, है ना। इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। इसीलिए एक राज्य एक संस्कृति को त्यागने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न संस्कृतियां आपस में फल फूल सके और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए ही अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को शुरू किया। भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और संस्कृति अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान है। अब यहाँ पर कहा गया है, अगर हमें एक संस्कृति, एक राज्य को त्याग दें तो हमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी संस्कृति को पहचानने की आवश्यकता है। तो भारतीय संविधान, जो हमारे भारत की संविधान है, उसमें भी बहुत सारे प्रावधान हैं अल्पसंख्यक लोगों के लिए, ताकि उनकी संस्कृति की रक्षा हो सके और उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके और एकता, भाईचारे की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में भी प्रावधान है। विभिन्न देशों में इन समूहों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें शामिल है अल्पसंख्यक समूह एवं उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति एवं धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षण के अधिकार। कुछ मामलों में इन समूहों को विधायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होता है। इन अधिकारों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि ये अधिकार इन समूहों के सदस्यों के लिए कानून द्वारा समान व्यवहार एवं सुरक्षा के साथ ही समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है विभिन्न देशों में इन समूहों के लिए, अर्थात खास करके अल्पसंख्यक लोगों के लिए प्रावधान है ताकि उनकी रक्षा कर सके, उनकी जो संस्कृति है, उनकी भाषा है, उनकी व्यवहारगत नीतियाँ हैं, उनको संरक्षण प्रदान कर सके। इस पर विभिन्न देशों की सरकारों ने संविधान में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं जिनके तहत ये अल्पसंख्यक लोगों की
लोगों को कहा जाए तो राजकीय सत्ता में या राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको मंत्री बनाया जाता है, उनको पद दिया जाता है, उनको विधायक बनाया जाता है। इस प्रकार से उस राज्य में या हमारे भारत देश की बात करें तो यहाँ भी प्रावधान है। लोगों को विधायक बनाया जाता है, सरपंच बनाया जाता है, अनेक प्रकार के बड़े बड़े मंत्री बनाया जाता है। इस प्रकार से अधिकार उनको भी दिए गए हैं, साथ ही उनको सुरक्षा भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित करना होगा जो राष्ट्र राज्य के तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योगदान को मान्यता दे सके। देखिए अब यहाँ पर कहा गया राष्ट्रीयता को एक आधार मान करके जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, है ना, उनको आपस में जोड़ करके रखना चाहिए। जोड़ करके रखने से उनकी जो संस्कृति है, उनकी पहचान है, उनकी धरोहरें हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासत है, इन सब की रक्षा हो सकेगी और हम आपस में भाईचारे की विचारधारा को हम आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इन सब का अद्वितीय योगदान हो सकता है। हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि समूहों को मान्यता और संरक्षण प्रदान करने से उसकी आकांक्षाएं संतुष्ट होगी। फिर भी हो सकता है कि कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अडिग रहे। यह विरोधाभासी भी प्रतीत हो सकता है। जहां दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर जारी है, वहीं राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी बहुत सारे समूहों और समुदायों को उद्वेलित कर रही है। ऐसे मामलों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए यह जरूरी है कि संबंधित देश अत्यंत उदारता और दक्षता का परिचय दे। अब यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न समूहों को मान्यता और संरक्षण प्रदान करने की बात कह रही है ना। राष्ट्रीय स्तर पर ये जो समुदाय है जो अलग होना चाहते हैं, जैसे हमने पढ़ा बास्कवासी स्पेन से अलग होना चाहते हैं, है ना। तो ये स्पेन के लोगों को चाहिए या स्पेन की जो सरकार है उनको चाहिए कि वो उनकी संस्कृति की रक्षा करे, उनकी भाषाओं को विशेष दर्जा प्रदान करे और उनकी मांगों और जो प्रदर्शनकारी नीतियां हैं उनको उदारता पूर्वक सुलह कराने का प्रयास करे। ताकि आज भूमंडलीकरण का दौर है, ठीक है, आज भूमंडलीकरण का दौर है और राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी बहुत सारे समूह और समुदायों को उद्वेलित कर रही है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं, जैसे हमारा भारत देश है ना, भारत देश की अनेक प्रकार की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करना हमारे देश के लोगों की कर्तव्य है। तो इसके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के लोगों के लिए ऐसे कानून बनाए, ऐसे नियम बनाए जिन पर वो काम कर सके। ऐसी मांगों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए जरूरी है कि संबंधित देश अत्यंत उदारता और दक्षता का परिचय दे। अब देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जैसे बास्कवासी थे और स्पेन थी, है ना, तो जो स्पेन है वह बास्कवासियों पर उदारता पूर्वक कार्य करे, वह अपना संविधान या अपना नियम कानून उन पर थोपे ना, लादे ना, बल्कि ऐसे ढंग से समस्या का समाधान करे ताकि उनकी संस्कृति को भी अपनाए, यहाँ की संस्कृति को वो लोग भी अपनाए। ऐसे उदारता पूर्वक और अच्छे से सहानुभूति ढंग से उन पर व्यवहार करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को आमतौर पर इस रूप से समझा जाता है कि राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी सम्मिलित है। अब देखिए कुल मिलाकर जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की बात हम कर रहे थे, पहले कर रहे थे, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की बात कर रहे हैं, तो ये जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का कुल मिलाकर परिभाषा समझे तो एक प्रकार से स्वतंत्र राज्य की मांग है, स्वतंत्र राष्ट्र की मांग है, ठीक है, जिनके अंतर्गत वो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी धरोहर, अपनी सांस्कृतिक विरासत इत्यादि की रक्षा कर सके। इसलिए वो जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो स्वतंत्र या आत्मनिर्णय की मांग कर रहे हैं, स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन यह असंभव है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान किया जाए। राज्य ही यह संभवतः अवांछनीय भी होगा। यह ऐसे राज्यों के गठन की ओर ले जाता है जो आर्थिक और राजनीतिक क्षमता की दृष्टि से बेहद छोटे हो और अव्यवहारिक हो। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो समूहों की पहचान को मान्यता देने के महत्व के प्रति काफी सचेत है। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान की मान्यताओं के लिए चल रहे हैं तथा राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी देशों को जो
आत्मनिर्णय की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग कर रहे हैं। सभी जो देश बनने की मांग कर रहे हैं, उन सब को स्वतंत्र राष्ट्र प्रदान करना असंभव है। इसलिए असंभव है क्योंकि सबको ऐसे ही उनकी मांगों की पूर्ति करते रहें तो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे आंदोलन होता रहेगा, बहुत सारे आंदोलनों में उपद्रवी होते रहेंगे। इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कहा जाए या सामाजिक व्यवस्था कहा जाए या सांस्कृतिक व्यवस्था कहा जाए, यह एक प्रकार से बंद पड़ जाएगी, नुकसान होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक क्षमता इत्यादि को प्रभावित करेगा। और ये जो छोटे छोटे राज्यों की मांग कर रहे हैं, है ना, अर्थात जो छोटे छोटे देश हैं टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और वहाँ की छोटी छोटी संस्कृति में बढ़ जाएंगे, तो इन सबको अलग अलग देशों की मांग करना सही नहीं है। और बहुत सारे ये जो मांग कर रहे हैं वो राष्ट्रवादी विचारधारा ऐसा अपने आप को मानते हैं, है ना, कुछ भी मांग करते हैं तो वो राष्ट्रवादी है ऐसा वह कहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब कोई भी देश राष्ट्रवादी का मांग कर रहे हैं और अपने विचारों को वहाँ पर रख रहे हैं, उस देश की सरकार के समक्ष रख रहे हैं, तो कुछ हद तक तो सही है लेकिन वास्तविक में गलत है। आइए देखते हैं थोड़ा सा। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो समूह की पहचान को मान्यता देने के महत्व के प्रति काफी सचेत है। आज हम ऐसे बहुत संघर्षों के साक्षी है जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं तथा राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत से ऐसे समूह हैं जो अपने आप को राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय पहचान के उनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जाति स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें। अब यहाँ पर कह रहे हैं उनकी दावों की जो मांग है, मतलब उनकी जो मांग है वो तो कुछ तो सत्यता होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ असहिष्णु मतलब उपद्रवी लोग, ठीक है, जो हिंसा फैला रहे हैं, है ना, और एक जाति स्वरूपों की मांग कर रहे हैं, वह गलत बात है। इस प्रकार से इनका कहना है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। भारत और भारत से बाहर आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग कर रहे हैं। विभिन्न समूहों से संबंधित समाचार पत्र पत्रिकाओं की कर्तनों को इकट्ठा करो, निम्न मानों पर अपनी राय बनाओ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत के बाहर और भारत के अंदर भी राष्ट्रवादी अर्थात राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग चल रही है। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग चल रही है, क्या वो सही है, क्या गलत है ना, इस पर आइए हम थोड़ा सा विचार करते हैं। और बहुत से पत्र पत्रिकाओं में ऐसे बहुत सारे पत्रों में बहुत सारे ऐसे मतलब इकट्ठे पड़े हुए हैं राष्ट्रीयता की मांग। इन मांगों के पीछे क्या कारण है? राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांगों के पीछे क्या कारण है? इनके संघर्ष की प्रकृति क्या है? ये जो संघर्ष कर रहे हैं, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की संघर्ष कर रहे हैं, है ना, इनकी प्रकृति अर्थात स्वभाव क्या है? क्या उनकी मांग जायज है? क्या उनकी मांग जायज है? आप क्या सोचते हैं? संभव समाधान क्या हो सकता है? तो देखिए, हम राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत कुछ समझे हैं। ये लोग इस प्रकार से मांग कर रहे हैं, तो ये जो मांग कर रहे हैं वो जायज है या नहीं? क्या इनका स्वभाव सही है या नहीं? इस प्रकार से अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उठ खड़ी हुई है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, और जो प्रश्न बन रहे हैं उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट।